मुझे बुराइयां देखने की आदत रही है और संदेह करने वाला इंसान हूँ। मैं जबरदस्त संदेह करता हूँ, पर मैं हर चीज में बुराई नहीं देखता। मेरी माँ लंबे समय से आपको फॉलो कर रही हैं। माँ, आप खुश हैं? मैं भी कई बार दक्षिण पंथियों से टकरा चुका हूँ, इसलिए मुझे ये नहीं पता था कि आप में और मुझ में ये चीज कॉमन होगी। दक्षिणपंथी मुझे कई तरह की बातें सुना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मास्टर सलीम ने आकर अली का नाम लिया। इससे उन्हें क्या समस्या है? आपने अब और न खाने का फैसला किया है, आप बस गोलियां खा रहे हैं, तो आप जानते हैं कि क्या होगा। मुझे मत देखिए। ये लोग मेरा मतलब युवा ऐसे ही सोचते हैं। ये लोग, मैं आपका बेटा हूँ। अगली बार जब आप मुझे मीट खाने के लिए बोलेंगी, मैं ये वीडियो चलाऊंगा। मैं मांस की बात करूंगा। मैंने अब तक नहीं की, मैं सब्जियों की बात कर रहा हूँ। आई लव यू कहने के बजाय आप कहते हैं मिट्टी बचाओ, ये कोई अलग बात नहीं है। अच्छा लग रहा है सर, यहाँ आकर अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं कि आपकी टीम ने आपको मेरे बारे में कुछ बताया या नहीं। नहीं, आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरा नाम तन्मय है, मैं एक कॉमेडियन हूँ। ओह, अच्छी बात है। यानी मैं आमतौर पर चीजों में कमियां देखता हूँ। मैं आमतौर पर एक निंदक और संदेह करने वाला इंसान हूँ, पर मैं आज यहाँ खुले दिमाग के साथ आया हूँ। सिर्फ इसलिए नहीं कि 30 साल तक अस्त व्यस्त चीजों को देखने के बाद एक तरह से आप कुछ शांति की तरफ जाने के लिए प्रेरित होते हैं। देखिए, आइए इन दो चीजों को अलग करें, संदेह करना और बुराइयां देखना। ये दो अलग चीजें हैं। मैं जबरदस्त संदेह करता हूँ। वाकई? हाँ, हमेशा। पर मैं बुराइयां नहीं देखता। बुराई देखना यानी आपने कुछ धारणाएं बना ली हैं। संदेह करना यानी आप बस देख रहे हैं। सही बात है, सही बात है। पर हाँ, मुझे लगता है मैं इससे सहमत हूँ। मैं बुराई इसलिए देखता हूं क्योंकि जब भी मैं किसी चीज को फॉलो करने वाली भीड़ को देखता हूं, तो मेरा पहला विचार यह होता है कि इसमें सच क्या है और इसमें मजेदार क्या है। हालांकि मेरी माँ... मैंने सुना है लोग आपको फॉलो करते हैं, मैं समझ सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, 100% सहमत। पर मेरी माँ लंबे समय से आपको फॉलो कर रही हैं और दुनिया के खिलाफ मेरी लड़ाइयाँ एक जगह हैं और मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता दूसरी जगह है। और मुझे पता था कि अगर मैं आज यहाँ आऊँगा तो उन्हें बहुत खुशी होगी, और मैं जानता हूँ कि आपकी सारी शिक्षाओं से उन्हें बहुत खुशी मिली है। तो सबसे पहले उसके लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि उससे कई लोगों को बहुत शांति मिली है और मैं ऐसे अवसर को हाथ से नहीं जाने दे सकता था। मम्मी, आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि ये यहाँ है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये यहाँ आकर आपसे बात करेगा। क्यों, क्या ये हमेशा काफी बुरे लोगों को बातचीत के लिए चुनते हैं? सर, मेरा पहला सवाल है, मुझे कम उम्र के काफी लोग फॉलो करते हैं, यानी 18 से 30 साल के बीच के बच्चे। प्यार और रिश्ते उनके जीवन का एक बड़ा हिस्सा होते हैं और आज की अस्त व्यस्त दुनिया और सोशल मीडिया को देखते हुए हमेशा एक साथी की तलाश करने की जरूरत होती है। एक साथी की तलाश होती है, या अगर सोशल मीडिया नहीं है तो कभी कभी आपकी माँ आपसे सवाल पूछती हैं, आप शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? आप किसी के साथ क्यों नहीं हैं? हम अकेला रहना और अकेले जीना कैसे सीखें? As human beings are made, as life is made. देखिए, इंसान ऐसे हैं, ये जीवन ऐसा है। आपको क्या लगता है, ये अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है या ये आधा जीवन है? आप क्या सोचते हैं? अगर जीवन का उद्देश्य अनुभव करना है तो... नहीं, उद्देश्यों की बात भूल जाइए। अगर आप यहाँ बैठे हैं तो क्या ये पूरा जीवन है या आधा जीवन है? कोई पार्टनर होगा तो अच्छा होगा। दुनिया में कोई काम या कुछ करने के लिए पार्टनरशिप अच्छी होती है, पर यहाँ बैठे हुए क्या ये पूरा प्राणी है या आधा प्राणी है? ये काफी पूर्ण महसूस कर सकता है। काफी पूरा? यानी ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देखिए, अगर आप इस पर पर्याप्त ध्यान दें तो ये एक संपूर्ण जीवन है, ये एक संपूर्ण प्राणी की तरह बना है। पर दुनिया में काम करने के लिए अगर आप बिजनेस करना चाहें तो एक बिजनेस पार्टनर चाहिए, एक परिवार बनाना चाहें तो दूसरी तरह का साथी चाहिए, आप सिर्फ बाहर रहना चाहते हैं, आपको दूसरी तरह का साथी चाहिए। आपको दुनिया में कुछ करने के लिए पार्टनर चाहिए होते हैं। आपको बस जीने या होने के लिए पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप धरती के अकेले प्राणी हैं जिसे एक बीइंग कहते हैं। चिड़िया उड़ रही है चारों ओर, आप उड़ नहीं सकते, पर हम उन्हें बर्ड बीइंग नहीं कहते, वो बस बर्ड्स हैं या पक्षी हैं।
ठीक है? Tiger is roaming in the forest. टाइगर जंगल में घूम रहा है, आप उसे टाइगर बीइंग नहीं कहते। एक हाथी जंगल में भाग रहा है, हम उसे एलिफेंट बीइंग नहीं कहते। बस इसे हम बीइंग कहते हैं क्योंकि माना जाता है कि उसे होना आना चाहिए। जब आपको होना नहीं आता तब आप सोचने लगते हैं कि आप अधूरे हैं। दुनिया में काम कैसे करना है ये बिल्कुल अलग चीज़ है, क्योंकि ये आपकी जगह नहीं है। दुनिया पूरी तरह से आपकी नहीं है। दुनिया पूरी तरह से आपकी नहीं है। अगर आप वहाँ कुछ करना चाहते हैं, सैकड़ों लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। तो उस सहयोग को पाने के लिए आप कई पार्टनर्स बनाते हैं। अपनी पैसों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक तरह की साझेदारी, आपकी सामाजिक ज़रूरतें, आपकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ज़रूरतों के लिए अलग तरह की साझेदारी की ज़रूरत है। वो बाहरी कामों के लिए हैं। पर अगर आप यहाँ बैठे हैं तो आप संपूर्ण जीवन क्यों नहीं हैं? ये एक संपूर्ण जीवन है। तो अभी आपने जो कहा उसके आधार पर क्या आपको लगता है कि कई पार्टनर होना ठीक है, ये देखते हुए कि जैसा आपने कहा अलग अलग लोग अलग अलग ज़रूरतें पूरी करते हैं। कुछ लोग आपकी भावनात्मक ज़रूरतों को तो कुछ आपकी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्या ये संभव है? हर किसी के कई साथी होते हैं, पर अगर आप सोच रहे हैं कि पार्टनर केवल शरीर से जुड़े पार्टनर्स होते हैं तो वो एक अलग बात है। वरना क्या हम सभी के जीवन में विभिन्न पहलुओं की तृप्ति के लिए अलग अलग पार्टनर्स नहीं हैं? आप मुझे बताइए, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे पता है। नहीं, पर आजकल जो शब्द प्रचलित है वो है पॉलीएमरी या वैसा कुछ, यानी ओह मुझे कई लोगों से प्यार है, क्यों या I am in love with मुझे करोड़ों लोगों से प्यार है। पर आपने गलत क्यों समझा कि प्यार का मतलब है अपने शरीर के साथ कुछ करना? भौतिक शरीर की अपनी सीमाएं होती हैं। केवल सीमाओं से ही आप अपने शरीर की पवित्रता बनाए रख सकते हैं। अगर आप कोई सीमा तय नहीं करते तो हर कोई आपके साथ कुछ भी करने लगे तो ये बदसूरत हो जाएगा। इसके और भी पहलू हैं, इससे जुड़े और भी विज्ञान हैं, इससे जुड़े हुए विज्ञान हैं, पर उसको छोड़िए। सरल मायनों में भी हर भौतिक चीज की एक सीमा होती है ना? वाकई एक परिभाषित सीमा ही भौतिकता को बनाती है ना? आप इसे टेबल कहते हैं, वो टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यही इसकी सीमा है। हम इसे आप कहते हैं, हम उसे आप नहीं कहते। क्यों? क्योंकि ये आपकी सीमा है। शारीरिकता हमेशा ऐसी ही होती है। तो आप जीवन के दूसरे पहलुओं और शारीरिक पहलू में फर्क नहीं समझ रहे हैं। क्या ये सच नहीं है कि अगर आपके घर में एक कुत्ता है तो आप में कुत्ते के लिए कुछ भावनाएं हैं, पर क्या इसका मतलब है कि आपकी माँ नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। I'm sorry? क्या प्यार से दोनों पक्षों को फायदा हो सकता है? देखिए, इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं। उन सभी को एक छोटी सी बातचीत में ठीक करना हो तो बात यह है, अगर आप में कभी किसी के लिए प्यार पैदा हो तो उसका अनुभव कहाँ होता है? लोग कहते हैं प्रेम हवाओं में है, पर आपको उसका अनुभव हवा में हुआ या आपके अंदर? आप जवाब दीजिए। क्या ये इनर इंजीनियरिंग का हिस्सा है मम्मी? मेरी माँ मुझसे पूछ रही हैं। ये सवाल ओह क्या ऐसा है? नहीं, वो मेरे वीडियो देख रहे हैं। Following me. ठीक है, अगर उन्होंने ये सवाल पूछा है, पर अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। अगर आपने उनके सवाल का जवाब ना दिया हो तो कम से कम अब इस सवाल का उत्तर दीजिए। आपको मेरे लिए जवाब नहीं देना है, अपने लिए ये जवाब दीजिए। एक इंसान के रूप में अगर आप कुछ अनुभव करते हैं तो क्या वो आपके अंदर होता है या आपके बाहर? Within you, right? Yes. चाहे वो शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, कुछ भी हो, दर्द हो, दुख हो, कुछ भी हो, वो आपके अंदर ही हुआ। तो जब आप प्यार की बात करते हैं तो आप किसी दूसरे की बात क्यों करते हैं? उसे रिश्ता कहते हैं। एक रिश्ता एक लेन देन है जिसे कुछ कौशल के साथ मैनेज करना पड़ता है। प्यार करने के लिए आपको किसी चीज या इंसान की जरूरत नहीं है, आप में बस प्यार होना काफी है। प्यार करने का मतलब आपके भावनाओं की मिठास। और आप में मिठास क्यों नहीं है? आप इतने कड़वे क्यों हो गए हैं? क्योंकि जीवन के सीमित अनुभव के आधार पर आपने कुछ चीजें मान ली हैं, है ना? अगर आप सड़क पर चल रहे हों और कोई आपको आकर धक्का देकर भाग जाए तो आप सड़क पर चलना एक कड़वा अनुभव होगा, क्योंकि आप हमेशा सोचते रहेंगे कि कोई आकर धक्का दे देगा। शायद आपके जीवन में केवल एक ही बार धक्का लगाओ, पर आप हर समय शक करेंगे कि और डरेंगे और सोचेंगे कि कोई आकर धक्का दे देगा, और बस आपकी इच्छा पूरी करने के लिए शायद कोई आकर दे भी दे। तो समस्या ये है, जीवन के अनुभव के इस्तेमाल से
अपनी चेतना को ऊंचा उठाने के बजाय ज्यादातर लोग जीवन के अनुभव से खुद को जख्मी कर रहे हैं। वो समझदार नहीं बनते। आपके साथ जितने कड़वे अनुभव हुए, आपको उतना ही समझदार बनना चाहिए था। अफसोस वो जख्मी हो जाते हैं क्योंकि because they do not know the difference between memory वो याददाश्त और जीवन के वर्तमान अनुभव और कल्पना के बीच का अंतर नहीं जानते। योग में हम इसे त्रिकाल कहते हैं। आपके जीवन में समय के 3 पहलू हैं। कल तो बस एक याद है ना? अभी आप वो अनुभव कर रहे हैं जो यहाँ है, पर अब यादें आपके वर्तमान पल में घुस सकती हैं और फिर आप इस पल का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो आप इन यादों का उपयोग करके आप किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं जो कल्पना है। जब आप इन तीनों चीजों में फर्क नहीं कर पाते, तब यादें, अनुभव और कल्पना सब घुल मिल जाते हैं। तब सब कुछ गड़बड़ हो जाता है और उस गड़बड़ में लोग अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई इंसान इस पल में जीना कैसे सीख सकता है? क्या आप अभी मौजूद हैं? क्या आप यहाँ हैं? हाँ, मैं हूँ। पर अभी समस्या ये है कि आप किसी और चीज के बारे में सोच रहे हैं। तो अभी ऐसे लोग हैं जो हमेशा, आज पूरी दुनिया, ये बात अमेरिका से आई है, पर अब ये हर जगह है, इसी पल में जिएं, इसी पल में जिएं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे कहीं और जीकर दिखाइए। नहीं, पर अगर मैं भविष्य में हूँ। नहीं, आप मुझे कहीं और रहकर दिखा सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। आप अतीत के बारे में सोच सकते हैं, आप भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। तो वे मूल रूप से आपको ये बता रहे हैं कि अतीत के बारे में और भविष्य के बारे में मत सोचो, इस पल में रहें। यानी ये एक शिक्षा है, पर हमें समझने की जरूरत है to arrive at this level of cerebral capability कि दिमागी क्षमता के इस स्तर तक पहुंचने के लिए, इतनी क्षमता पाने के लिए हमारे जीवन को विकसित होने में लाखों साल लगे। हम इस धरती पर एकमात्र प्राणी हैं जिसके पास इतनी दिमागी क्षमता है, और इसी क्षमता से, दुर्भाग्य से, अधिकांश लोग पीड़ित हैं। लाखों साल के काम को लोग भुगत रहे हैं। ये वो सबसे बड़ी चीज है जो हमारे साथ हुई है। हम इन गायों से बेहतर सोच सकते हैं, हम हाथी से बेहतर सोच सकते हैं, हम किसी भी प्राणी से बेहतर सोच सकते हैं। हमारी याददाश्त इतनी स्पष्ट है, हमारी कल्पना इतनी शानदार है, और यही वो चीज है जिसे लोग भुगत रहे हैं। 10 साल पहले जो हुआ था, लोग उसे अब भी भुगत रहे हैं। परसों जो हो सकता है, वो आज ही पीड़ित हैं। वो जीवन से पीड़ित नहीं है, उन्होंने जीवन को छुआ तक नहीं है। they are suffering their own memory and imagination. वो अपनी स्मृति और कल्पना को भुगत रहे हैं। यानी कि आप नहीं जानते कि आपकी क्षमताओं को कैसे संभालना है, क्योंकि आपकी शिक्षा में आपको सिखाया जा रहा है कि हर चीज पर हावी कैसे हुआ जाए और अपना फायदा कैसे निकाला जाए। आपको इस बारे में कुछ नहीं बताया गया कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। अगर आपको अपने विचारों और भावनाओं को मैनेज करना नहीं आता, तो आप कभी भी अच्छे से कैसे जिएंगे? मैं सभी से पूछ रहा हूं, कैसे? संयोग से अगर किसी ने आज अच्छा बर्ताव किया तो आप थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे, पर यह चीज आपके लिए जीवन भर काम नहीं कर सकती कि कोई हमेशा आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। ऐसा कभी नहीं होता। तब आपको बहुत सारे कुत्ते खरीदने पड़ेंगे। एक कुत्ता यानी 12 साल का प्रेम प्रसंग, ठीक है? आप जैसा भी बर्ताव करें, वो अच्छा ही बर्ताव करता है। मुझे उम्मीद है कुत्ते भी सीखेंगे और आपको काटेंगे। तो अगर मेरा कुत्ता देख रहा हो तो नहीं, ऐसा मत करना। अब लोग रोबोटिक कुत्ते बना रहे हैं जिन्हें प्रोग्राम किया जा सकता है, आप जो भी चाहें, ठीक है? तो हर 12 साल में आपको अपने प्यार को बदलना होगा, बस। आपने प्यार के बारे में कुछ दिलचस्प कहा। आपने कहा कि कई रिश्ते लेन देन वाले होते हैं, जो अक्सर तब होता है जब। नहीं, सभी रिश्ते लेन देन के होते हैं, सभी रिश्ते लेन देन वाले होते हाँ, हैं। आप अपने अंदर प्यार से भरे हो सकते हैं या नहीं, ये आप पर है। अगर आप प्रेम में हैं तो आप अपने रिश्तों को एक विशेष तरह से निभाएंगे, कुछ मिठास के साथ। अगर आप में प्रेम नहीं है तो आप अपने रिश्तों को भद्दे तरीके से निभाएंगे। पर प्यार एक ऐसी चीज है जो आप खुद हैं। रिश्ता एक ऐसी चीज है जो आप दुनिया में करते हैं। मुझे पता है आज, क्योंकि आपने अमेरिकी संस्कृति से सीख लिया है, अगर मैं रिश्ता शब्द कहता हूं तो युवा सोचते हैं कि शरीर पर आधारित रिश्ते की बात हो रही है। नहीं, वही वो मूल रूप से शरीर पर आधारित है। देखिए, क्या आपका आपकी माँ के साथ संबंध है? मैं आपको बताऊं, दक्षिणपंथियों और मेरे बीच काफी तनातनी है, क्योंकि मैंने कहा था शुरुआत में यशोदा ने कृष्ण को एक बच्चा माना, पर जैसे ही उन्होंने अपना स्वरूप प्रकट किया, वो बस उनकी प्रेमिका बन गई। उनके हिसाब से एक प्रेमी यानी कामुकता। अरे इस देश में
शिव प्रेमी शिव कामी हैं, क्या उसका क्या मतलब है? कामुकता है। ये एक ऐसा देश है जहां लोग जिस भी तरह से चाहें परमात्मा से संबंध बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं थी। पर अब ये लोग ऐसे हो गए हैं, वो हर समय मुझे सोशल मीडिया पर सुनाते रहते हैं। I'm on the social media. वो कहता है कृष्ण ने अपनी माँ के साथ सेक्स किया था, ये क्या बकवास है। क्योंकि आप इतने शरीर आधारित हो गए हैं, आपकी पहचान इतनी शरीर आधारित हो गई है कि आप उससे आगे नहीं सोच सकते। तो इसका मूल रूप से मतलब यह है कि आपकी बुद्धि पर आपके हार्मोन्स हावी हैं। आपकी बस यही समस्या है। सर मैं इसे समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी कई बार दक्षिणपंथियों से परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता था कि ये एक चीज़ हमारे बीच कॉमन होगी। अभी हाल ही में देखिए, महाशिवरात्रि का कार्यक्रम अभी खत्म हुआ है। दक्षिणपंथी दिन रात मेरे बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि मास्टर सलीम आए और उन्होंने अपने दिल से गाने गाए। उन्होंने ओम नमः शिवाय से शुरुआत की, फिर वे अली अली गाने लगे। तो वो सभी परेशान हैं, अली अली पर सदगुरु नाच रहे हैं और सभी को नचा रहे हैं। उन्होंने महाशिवरात्रि का अपमान किया है। पर वो आदमी, वो एक मुस्लिम समुदाय से है, पर वो शिव को पुकार रहा है, उस पर उनका ध्यान नहीं गया। उसने अली गाया, इसमें उनको क्या समस्या है? लोग आपके बारे में जो कहते हैं, आप क्या उस पर ध्यान देते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि सभी आलोचनाएं आमतौर पर खराब नहीं होती हैं। मुझे लगता है कि हमारे अंदर सभी आलोचनाओं को अस्वीकार करने की आदत होती है, पर शायद उसमें से कुछ उपयोगी हों। क्या आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर छोटे बच्चे से भी आलोचना आती है तो मैं उन्हें प्रणाम करते हुए सुनूंगा। पर इन दिनों कोई आलोचना नजर नहीं आती, बस नफरत फैलाने वाले लोग हैं। हर तरफ वो जहर उगलते रहते हैं, चाहे आप जो कुछ भी कहें या ना कहें। क्या मैं ध्यान देता हूँ? मैं हर चीज़ पर ध्यान देता हूँ। क्या मैं किसी भी तरह से अपने जीवन की राह को या अपनी बातों को उनके कारण बदलता हूँ? नहीं। मुझे पता है वो नहीं जानते कि वो क्या बातें कर रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात बस ये है कि दुनिया में अपने काम करने के लिए इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं ज़मीनी स्तर पर कई प्रोजेक्ट भी चला रहा हूँ। ये महत्वपूर्ण है कि वो सारी चीज़ें ठीक से चलें, तो मुझे ध्यान देना पड़ता है, चाहे वो आरोप बहुत मूर्खतापूर्ण ही क्यों ना हो। जब मैंने कहा कि मेरा ध्यान बुराइयों पर जाता है, एक बात जिसे मैं वाकई सच मानता हूँ ये है कि जब आप जीवन में पर्याप्त उतार चढ़ाव से गुजरते हैं तो आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि जीवन। आप केवल उतारों की गिनती कर रहे हैं, आप चढ़ाव भूल गए हैं। ठीक है, उतार आपकी याददाश्त में गहरे उतर जाते हैं। क्या आप मानते हैं कि जीवन का कोई उद्देश्य है, या आपको लगता है कि जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है? देखिए, ये सवाल सिर्फ इसलिए उठता है क्योंकि लोग अपनी सोच में ही डूबे हुए हैं। ये एक ऐसी संस्कृति है, योग संस्कृति ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया कि आप क्या सोचते हैं। आप जो भी बकवास सोचना चाहें वो सोच सकते हैं, हमने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि आपका विचार आपके दिमाग में मौजूद सीमित जानकारी का परिणाम है या ना? Correct. ये एक प्रोग्रामिंग है। जैसा इनपुट मिलता है ये वैसा आप ही वही है। सोचते जा रहे हैं। तो ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, उसके आधार पर आप नए निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो जीवन नहीं है। आपकी विचार प्रक्रिया जीवन नहीं है। आपकी विचार प्रक्रिया एक ऐसी चीज है जिसे आप बनाते हैं। कम से कम इसे आपको ऐसा बनाना चाहिए जैसा आप चाहते हैं। उन्होंने आपको ये सब सिखाया है? वो कोशिश करती हैं। वे मुझे हर हफ्ते आपके वीडियो भेजती हैं, जिनमें से कुछ मैं देखता हूँ और कुछ मैं उनसे सीखता हूँ। खासकर ऐसे पलों में जब उन्हें लगता है कि मेरा भरोसा कम हो गया है। मम्मी, क्या आप कोई प्रश्न पूछना चाहती हैं? बिल्कुल, हाँ। मैं मिट्टी बचाओ अभियान के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, इसलिए वो जो भी कुछ पूछ रहा है उसे मैं थोड़ा समझ सकती हूँ। मिट्टी बचाओ, आपने जुताई के बारे में कुछ कहा। जुताई, मुझे लगता था कि जोतना खेती का एक ज़रूरी हिस्सा है और जोतने से ही चीज़ें मिलती हैं। हम बेहतर फसल उगा पाते हैं। खासकर पंजाब में ऐसा होता है कि वे फसल के बचे हुए हिस्से को कटाई के बाद जला देते हैं। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? जैसे वे उसका कुछ नहीं कर पाते और इसीलिए वे जला देते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में मैंने उन्हें जलाते देखा है और जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा
ये अगली कटाई की गर्माहट के लिए है, यही वो क्या कारण गर्म है। कर रहे हैं? क्या भारत की धूप काफी नहीं है? मुझे नहीं पता, मैंने सोचा शायद वीडिंग थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए वो सब कुछ चला देते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। देखिए, आइए इस पर बात छोड़ देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बड़ी बात है। पर जुताई क्यों, मैं उस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। देखिए, ये समस्या विश्वविद्यालयों में भी है, बड़े पैमाने पर। कुछ विश्वविद्यालयों को छोड़कर ज़्यादातर जगहों पर कृषि मंत्रालय सहित मिट्टी सेहत कार्ड जो सरकार बना रही है, समस्या ये है कि हम मिट्टी को रसायनों का एक भंडार मान रहे हैं। हमें लगता है कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और ये और वो है। नहीं, मिट्टी एक जीवित प्राणी है। If you take a handful of soil, there is anywhere between 7 to 10 billion organisms in a handful of soil. मुट्ठी भर मिट्टी में 7 से 10 अरब जीव होते हैं। ऐसा ही होना चाहिए। अगर वो सब जीवित और सक्रिय हैं, तो पर्याप्त ऑक्सीजन पैदा होता रहेगा। 12 से 15 इंच की ऊपरी मिट्टी इस धरती के 87% प्राणियों के जीवन का आधार है। अगर पर्याप्त जीव होंगे तो मिट्टी में ऐसा फैलाव आएगा कि उसमें पानी टिक पाएगा, मिट्टी ऑक्सीजन भी सोख पाएगी। अब आप मिट्टी को बहुत अधिक सिकोड़ देंगे तो कोई ऑक्सीजन पैदा नहीं होगा, जड़ें उसमें नहीं जा पाएंगी, तो आप जुताई शुरू करेंगे। तो ये आदत हमें बाद में मिली है। अब आप जंगल में चले गए हैं। अगर आप किसी जंगल में जाएं तो उस जमीन को कभी किसी ने नहीं जोता है, पर देखिए सब कुछ कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि वहां मिट्टी का 60 से 70% हिस्सा जैविक या ऑर्गेनिक सामग्री है। वो मिट्टी इतनी समृद्ध है और उसका पानी को सोखने की क्षमता ऐसी है कि अगर आप जंगल में जाएं तो आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी उंगली से ऐसे ही खोदेंगे तो 2-3 इंच तक मिट्टी में नमी होगी। आपकी फसल को बस यही चाहिए, आप समझे। अभी भारत की 62% मिट्टी में ऑर्गेनिक पदार्थ 0.5% से नीचे है। मिट्टी तभी कहलाती है जब ये संख्या कम से कम 3 से 6% हो। अगर आप इसे 8 से 10% कर दें तो अभी आपको जितनी सिंचाई करनी पड़ रही है, आपको उसकी बस 30% सिंचाई करनी पड़ेगी। अगर आप 100 लीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बस 30 लीटर के उपयोग से काम चल जाएगा। अगर आप जैविक सामग्री को 12 से 15% तक बढ़ा दें तो आपकी सिंचाई की ज़रूरत कम होकर बस 10 से 15% रह जाएगी। 100 लीटर में से आपको बस 15 लीटर की ज़रूरत होगी। अभी देश में आप जिन सबसे बड़े संकट का सामना कर रहे हैं, शहरी लोग शायद इसे नहीं समझेंगे। गांव में जाकर देखें, अगर आप कोई पारंपरिक इमेजरी, कलाकृति, फिल्में, वो चीज़ें देखें जिनमें गांव की लड़कियां एक बर्तन ले जा रही होती हैं, अच्छी तरह से चित्रित, और वो झूल रही होती हैं और एक गाना गा रही होती हैं और जा रही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके सिर पर 25 किलोग्राम का वजन होता है। वो इस तरह कांपती हैं। वो गाने के लिए नहीं जाती, रास्ते में वो रोमांस नहीं करने जाती। नहीं, क्योंकि एक्ट्रेस खाली बर्तन लिए हुए हैं, तो वो सब हो सकता है। आप बस देखिए। You just see how they're carrying the water. The whole thing is joy shaking like this, neck is shaking like that. वो कैसे पानी ढो रहे हैं, वो सब इस तरह कांपता है, गर्दन ऐसे हिल रही है, सिर के ऊपर 25 किलोग्राम है। सचमुच लगभग 20 लीटर पानी वो ले जाते हैं, साथ में बर्तन, सब कुछ मिलाकर 22-23 किलोग्राम वजन सिर पर। वो उस चीज़ से कांपती हैं। अगर वो इसे संतुलन के साथ नहीं रखती हैं तो उनके शरीर में हर तरह की समस्याएं होंगी। उसने इसे संतुलन के साथ ढोना सीख लिया है, पर सिर पर उस भार के साथ रोमांस या गीत या नृत्य के लिए कोई जगह नहीं होती है, ठीक है। Right? तो हम इसे रोमांटिक तरीके से चित्रित कर रहे हैं। पानी का घड़ा लेने के लिए लोग मीलों पैदल चल रहे हैं। इसमें रोमांटिक क्या है, मैं पूछता हूँ। पर दुर्भाग्य से गांव की रोमांटिक छवि ये है कि गांव की लड़की एक बर्तन लेकर चलती है। The village belle is carrying a pot and she goes like this and that. वो इस तरह से जाती है। अपने कपड़े धोने के लिए वो 2 किलोमीटर कहीं जाती है, किसी नदी या तालाब में। आपको लगता है ये सब रोमांटिक है? अगर आपको ऐसा करना पड़े तो उसमें कुछ भी रोमांटिक नहीं लगेगा। कोई और कर रहा है तो ये रोमांटिक लग रहा है। फिल्मों और किताबों में गरीबों को भी एक बहुत ही रोमांटिक चीज़ बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। वो एक क्रूर चीज़ है, पर हर जगह इसे एक तरह से रोमांटिक बताया जा रहा है। उसे छोड़ दें तो भारत का 84% से अधिक पानी का इस्तेमाल खेती में होता है। अगर मिट्टी समृद्ध हो तो आप इसे काफ़ी नीचे ला सकते हैं। ऐसा न होने का एक कारण है गर्मियाँ। खेती में कोई कवर या छायादार फसल नहीं होती है। इस देश में हमारी खेती का हिस्सा था। गर्मियों में हमारे पास हमेशा फलियां, दालें और अन्य चीज़ों की फसलें होती थी। हम जानते थे कि हमें इससे कोई उपज नहीं मिलेगी, ज़्यादा उपज नहीं मिलेगी। पर जब मानसून में बारिश होने लगती थी, हम पूरे खेत को जोत कर नई फसल उगा लेते थे। इससे हर साल आसानी से 1-2 इंच खाद बन जाती थी।
आज पिछले 40 सालों में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। हम सोचते हैं कि सॉल्ट फेंक कर हम इसे ठीक कर देंगे। देखिए माँ, आप सेहतमंद भोजन खा रही हैं, आप सेहतमंद हैं। मान लीजिए आज हमने आपका ब्लड टेस्ट किया और पता चला कि आप में आयरन या B6, B12 या किसी चीज़ की थोड़ी कमी है। हम क्या करेंगे? हम आपको 2-3 गोलियां देंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक खाने के लिए, उस फर्क को मिटाने के लिए, ताकि पोषण की कमी दूर हो। अब हम यही चीज़ खेती के साथ कर रहे हैं। हमारे पास मिट्टी है, पर यह हमेशा सही स्थिति में नहीं हो सकती है, क्योंकि हर साल हम इसमें कई तरह की फसलें उगा रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कुछ सल्फर वगैरह की कमी होती है। हम अलग अलग तरीकों से उस कमी को दूर करने के लिए चूना या कुछ और डालते हैं। अब आपने कुछ गोलियां ली और कल सुबह आपको वाकई बहुत अच्छा लगा, तो आपने फैसला किया कि अब और भोजन नहीं खाएंगे, अब बहुत सारी गोलियां खाकर ठीक रहेंगे। आप जानते हैं कि क्या होगा? मुझे मत देखिए। मुझे देखने की कोई वजह ही नहीं है। ये लोग यानी युवा यही सोचते हैं। Yeah. ये लोग, मैं आपका बेटा हूँ। तो मिट्टी को भी अभी यही हुआ है। हमारा किसान ऐसा सोचने लगा है। किसान को शिक्षित करने वाले लोगों ने उससे कहा, बिल्कुल परेशान मत होइए, बस ज़्यादा सॉल्ट डालिए, सब ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे खेती की लागत बढ़ रही है और ऐसी जगह पहुंच चुकी है कि किसान अब लगभग बिल्कुल लाभ नहीं कमा पा रहे हैं। आज अगर आप चाहें तो हमने कुछ मोटे सर्वे किए हैं। इस देश में 2% किसान भी ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे खेती में जाएं। जब ये पीढ़ी चली जाएगी तो अगले 25 वर्षों में आप इस देश में अन्न कैसे उगाएंगे? अमेरिका में पिछले 12 वर्षों में 50% किसानों ने $1 भी का लाभ नहीं देखा है। शायद ये ना जानते हों। लोग सोचते हैं कि भारतीय किसान ही आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या करने वाले सभी विभिन्न व्यवसायों में अमेरिकी किसान, अमेरिका में किसानों के समुदाय में आत्महत्या करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। वाकई? हाँ, क्योंकि अमेरिका की ऊपरी मिट्टी का 50% से ज्यादा हिस्सा खत्म हो गया है। उन्होंने इन सब चीजों का जमकर इस्तेमाल किया है। अब वो कितना भी डालें, फायदा नहीं हो रहा है। हर साल उर्वरक, कीटनाशकों का उपयोग बढ़ रहा है और लागत अंतहीन रूप से बढ़ रही है। अमेरिका में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये मांस खाना कैसे चल रहा है? ये एक और ऐसा सवाल है जिसका निशाना मैं हूँ। निशाना सटीक है, मैं देख सकता हूँ। सबसे अच्छे इरादे से, क्योंकि आपकी माँ हम है। शाकाहारी खाकर बड़े हुए हैं और अब इन लोगों ने अब शुरू कर दिया है। ये मुझे लगातार इन लोगों कहकर बुला रही हैं। यानी सभी बच्चे, सिर्फ हाँ। आप नहीं। मैं समझता हूँ। देखिए, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि शाकाहारी भोजन ने कई तरह से अपनी ताकत खो दी है। देखिए, हर जगह हुआ है, पर हमें स्पष्ट रूप से बताने के लिए पर्याप्त अध्ययन नहीं है। अमेरिका एक ऐसी जगह है जहां अध्ययन हुए हैं। आज कई लोगों के लिए सलाद और ऐसी चीजें खाना एक फैशन हो गया है। एक महत्वपूर्ण सामग्री लेटिश है। अगर आपने 20वीं सदी की शुरुआत में सलाद खाया था, मान लें 1920 में आपको उसमें जितना पोषण मिला, How much you got out of that? Today what you will get is only 10% of what you would get then. 90% reduction in nutritional value of vegetables has happened in United States. आज आपको उस समय की तुलना में केवल 10% ही मिलेगा। अमेरिका में सब्जियों के पोषण मूल्य में 90% की कमी हुई है। विभिन्न सब्जियों में ये मात्रा अलग अलग हो सकती है। अधिकांश सब्जियों में 50 से 90% के बीच कमी हुई है। अगर आपने 1920 में एक संतरा खाया था, तो आज आपको उतना ही पोषण पाने के लिए 8 संतरे खाने पड़ेंगे। तो कितने लोग इसे पाने के लिए रोजाना 8 संतरे खा सकते हैं? आज देखें, ये शायद एक पूर्ण सच्चाई न हो, पर इसका गहरा संबंध है। भारत जैसा देश जो आबादी में इतना भरा है कि एक दूसरे लोगों से दूरी रखना मुश्किल है। हर कोई कह रहा है इस महामारी में कैसे कि दूरी बनाए रखें, पर भारतीय दूरी नहीं बना पा रहे हैं। अधिकांश समय दूरी बनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, क्योंकि लोग रह रहे हैं, एक घर में 8-10 लोग रह रहे हैं। You know, all this. पर अमेरिका में, जहां भूमि और जनसंख्या के बीच बहुत अच्छा प्रपोर्शन या अनुपात है, वहां अनुपात बहुत अच्छा है। इसके बावजूद आज भी, मुझे नहीं पता कि संख्या क्या है, 3 दिन पहले उस महामारी से हर दिन लगभग 1900 लोग मर रहे थे। हम लगभग इससे बाहर आ चुके हैं। ऐसा क्यों है? एक महत्वपूर्ण कारण यह है, ये शायद एकमात्र कारण ना हो, पर एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भोजन में पोषण इतना कम हो गया है।
अगर आप किसी डॉक्टर से पूछें, एक महान वायरोलॉजिस्ट होने की जरूरत नहीं है, बस एक साधारण डॉक्टर अगर आप उससे पूछें, वो आपको बताएंगे अगर आप में विटामिन ए, विटामिन B6, B12, विटामिन सी, विटामिन ई की कमी है, कैल्शियम, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, अगर ये चीजें आपके भोजन में नहीं है तो फेफड़ों के ऊपरी हिस्से के इन्फेक्शन आप में आसानी से पकड़ लेंगे। ये सभी को पता है। ऐसा क्यों है? अमेरिका जैसा देश जिसके पास पोषण के विकल्प हैं, ठीक है, वो लोग जो चाहें चुन सकते हैं, खा सकते हैं, पोषण के इतने विकल्प हैं और भोजन अन्य देशों की तुलना में सस्ता है, इसके बावजूद देखें कि वो बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मौतों की संख्या इतनी अधिक है क्योंकि फेफड़ों के ऊपरी हिस्से का इन्फेक्शन उन्हें आसानी से पकड़ रहा है। खैर, कई दूसरी वजहें हैं, केवल यही एक चीज नहीं है, पर ये जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। of living. So without the necessary organic strength in the soil, तो मिट्टी में जरूरी जैविक शक्ति के बिना आप जो भी उगाते हैं वो कमजोर होता जा रहा है और मनुष्य भी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। जब मैं कमजोर कहता हूं तो मेरा मतलब मांसपेशियों की ताकत या कमजोरी से नहीं है, उनका पूरा सिस्टम कमजोर होता जा रहा है। आज ये बात हर कोई जानता है कि आप जो खाना खाते हैं उसे गट माइक्रोबायोम के बिना नहीं पचा सकते। वैसे भी आपकी माँ का आप में केवल 40% हिस्सा है, असल में 20%। आपके माता पिता दोनों को मिलाकर आप में केवल 40% हिस्सेदारी है, क्योंकि आपके शरीर का 60% हिस्सा वास्तव में सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स हैं। 60% सूक्ष्म जीव हैं और आपके वंश से आपको केवल 40% सामग्री मिली है। तो ये केवल उसका एक प्रतिबिंब है जो मिट्टी में हो रहा है। अगर धरती पर जीवों के विकास की भी बात करें तो इस तरह के इंसानी जीव सिर्फ उस गतिविधि की वजह से बने हैं जो मुख्य रूप से 12 से 15 इंच मिट्टी में हो रही है। मिट्टी जीवित है। मिट्टी की जीवंतता तय करती है कि हम कितने जीवित हैं और ये कितना काबिल है। तो मिट्टी का विनाश इस हद तक हो रहा है कि औसतन FAO, संयुक्त राष्ट्र FAO का अनुमान है कि लगभग 27,000 माइक्रोब या सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां प्रति वर्ष खत्म हो रही हैं। औसतन 27,000 प्रजातियां, उतने जीव नहीं, उतनी प्रजातियां नष्ट हो रही हैं। अगर हम इस गति से आगे बढ़ें तो लगभग 30 से 40 वर्षों में हम ऐसी स्थिति में होंगे कि सबसे पहले तो भोजन उगाना बहुत कठिन होगा। दूसरी बात ये कि अगर हम 30-40 सालों बाद मिट्टी में जान फूंकना चाहेंगे तो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। तब ऐसा करने में 150 से 200 साल लगेंगे। पर अभी but right now we are in a cusp of time. If we do the right things now, हमारे पास एक मौका है। अगर हम अभी सही चीजें करें तो अगले 10, 15, 20 सालों में हम एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। तो ये वो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे अभी धरती के हर इंसान को समझने की जरूरत है। हम एक अनूठे समय में हैं, यानी हम कगार पर हैं। हम या तो मिट्टी को ठीक कर सकते हैं या उसे बर्बाद कर सकते हैं, और यही एक मौका है। हम या तो एक जिम्मेदार पीढ़ी की तरह काम कर सकते हैं या हम एक मूर्ख पीढ़ी की तरह आगे बढ़कर आत्महत्या कर सकते हैं। अगली बार जब आप मुझे मांस नहीं खाने के लिए कहेंगे तब मैं ये वीडियो चलाऊंगा। नहीं, मैं बताऊंगा। मैं मांस की बात करूंगा। मैंने अभी तक बात की नहीं है, मैं अभी सब्जियों की बात कर रहा हूं। तो अभी 5 करोड़ 1 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि का इस्तेमाल खेती के लिए किया जा रहा है। इसमें से 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर, आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, चेक करें, 4 करोड़ वर्ग किलोमीटर जमीन का उपयोग जानवरों और उनके भोजन के लिए किया जा रहा है। अगर आप अपने भोजन की खपत में 50% की कमी लाएं तो 2 करोड़ वर्ग किलोमीटर भूमि पर जमीन की मदद करने वाली खेती शुरू की जा सकती है। मैं बस 50% कम करने के लिए कह रहा हूं। पर सर, सब्जियां अब उतनी पोषक नहीं रह गई हैं जैसे वो पहले हुआ करती थी। इसीलिए देखिए, यही वो चीज है जिसे हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नीतियों की मदद से आप खेती की जमीन का ऑर्गेनिक पदार्थ 3 से 6% तक बढ़ा दें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप अभी आप कहाँ रहते हैं? मुंबई। अगर आपके पास मान लीजिए मुंबई में 5,000 स्क्वायर फीट जमीन है तो आप 5,000 स्क्वायर फीट पर इमारत नहीं बना सकते, क्योंकि कानून है। 2 से 3,000 पर आप निर्माण कर सकते हैं। आपको अपने पड़ोसी और अपने लिए कुछ जगह छोड़नी होगी। पर आप धारावी जाएं और देखें कि घर कैसे बने हैं। वहां खिड़की जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि दोनों तरफ घर होते हैं। अंदर जाने और बाहर आने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा होता है, एक ही दरवाजे से अंदर और बाहर, और चारों तरफ दूसरे घरों से ढका हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कोई कानून नहीं है। तो यही चीज खेती की जमीन के साथ हो रही है। अगर आपके पास 10 एकड़ जमीन है तो आप इस जमीन का 1-1 इंच जोत सकते हैं।
10-15 सालों में आप इस उपजाऊ जमीन को रेत में बदल सकते हैं। आपसे कोई पूछने वाला कोई कानून नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक कानून होना चाहिए जो शुरुआत में प्रोत्साहन और सलाह के रूप में हो, पर जब हालत खराब होने लगे तो सख्ती से लागू हो। ऐसा होना जरूरी है। अगर आपके पास खेती की भूमि है तो आपको ये पक्का करना चाहिए कि उसमें कम से कम 30% जैविक सामग्री हो, क्योंकि मिट्टी हमारी संपत्ति नहीं है। मिट्टी एक विरासत है जो हमें मिली है। ये जीवन का स्रोत है And और हमें इसे आने वाली पीढ़ियों तक जीवित मिट्टी के रूप में पहुंचाना होगा। अभी हम अजन्मे बच्चे की मिट्टी को खत्म कर रहे हैं। जिसे हम खत्म कर रहे हैं, ये मिट्टी हमारी भी नहीं है। हमने इसे इतना नष्ट कर दिया है कि हम अभी वाकई आने वाली पीढ़ी की मिट्टी को खत्म कर रहे हैं। यह अपराध है। ये मानवता के खिलाफ अपराध है। हर जिम्मेदार वैज्ञानिक का अनुमान है कि 2040-2045 तक हम 40% कम भोजन उत्पादन करेंगे। 40% कम खाना। मैं चाहता हूं कि आप कल्पना करें कि मुंबई में क्या होगा। 3 दिनों की भोजन की कमी से आपकी सभ्यता छिन्न भिन्न हो जाएगी। हाँ या ना? भोजन के दंगों से ऐसा होगा। जब लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं होगा और भोजन कहीं भी नहीं मिलेगा, अगर तब वो आपको खुशहाल हालत में देखेंगे तो वो आपको सड़क पर मार देंगे। यह होगा और ये अतीत में हो चुका है। ये नया नहीं है। जिस पल उनके पास अपने और अपने परिवार के लिए भोजन नहीं होता है, तब वो इंसानियत की भावना खो देते हैं। वो जानवरों की तरह आक्रामक हो जाते हैं। और सबसे पहले मैं ही काटा जाऊंगा। बोलेंगे ये सारा खाना खा गया। आइए इन हालातों को ऐसा बनने से रोकें। आइए इसे पलट दें। मैं बस यही कह रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कि केवल नीतियों के बदलाव ही काफी होंगे, भारत में असरदार होंगे? कल मैंने इन कैरिबियाई देशों से बात की। वो सभी देश एक साथ मिलकर कैरिकॉम कहलाते हैं। 11 राष्ट्र नीति बदलाव के लिए साइन अप कर चुके हैं। हमने एक नीति दस्तावेज तैयार किया है। कुछ नीतियां हर तरह की मिट्टी के लिए एक जैसी हैं, कुछ नीतियां अलग अलग तरह की मिट्टियों के लिए, तो कुछ अलग अलग राष्ट्रों के लिए हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या भारत में नीति बदलाव से सभी समस्याओं का समाधान होगा? ये तुरंत समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, पर समस्या को पलटना शुरू कर देगा। कम से कम समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। देखिए, अभी हम इस भूमि की बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं, पर क्या गारंटी है कि अगली पीढ़ी भी इसे ऐसे ही रखेगी? ऐसा हो चुका है ना? पिछली पीढ़ी तक सब कुछ ठीक था, अब हमने ये कर दिया है। इसलिए हम एक नीति चाहते हैं। अमेरिका में हम एक पूरा का पूरा आध्यात्मिक शहर बना रहे हैं। तो मैंने भूमि का 70% कॉन्जर्वेशन भूमि में समर्पित किया है। यानी जो जंगल वहाँ हैं, वहाँ उन्हें कोई छू भी नहीं सकता। वो एक निजी भूमि। हम चाहे तो पूरी जमीन पर निर्माण कर सकते हैं। 70% हमने ये वचनबद्ध किया है कि अपने संविधान में लिख दिया है कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो मांगे आए, जो भी दबाव आए, आप केवल 30% भूमि पर ही निर्माण कर सकते हैं। इसी तरह हमारे यहाँ कुछ नियम है। देखिए, इस होम स्कूल में अभी आप बैठे हैं, ये लगभग 70 एकड़ जमीन है, पर हम केवल 340 बच्चे लेते हैं। मैं चाहूं तो 70 एकड़ में शहर के स्कूलों की तरह 10,000 बच्चे ले सकता हूं। केवल 340 बच्चे, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे एक विशेष तरीके से बड़े हों। कल अगर मैं चला जाऊं तो ये लोग जो मेरे आसपास हैं वो नहीं होंगे। मान लीजिए 100 साल बाद वो 10,000 लोगों को ले सकते हैं। तो हमें इसे कहीं लिखना होगा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसा होना जरूरी है। यही कारण है कि नीति बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ये पक्का होता है कि भविष्य में भी कोई इसे नष्ट नहीं कर सकता। क्या कल सुबह सब कुछ पलट जाएगा? नहीं, ये ऐसे काम नहीं करता है। पर अगर आप इसे फायदेमंद बनाएंगे तो ऐसा होना शुरू हो जाएगा। अभी हमने कर्नाटक और तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर यह किया है। कर्नाटक में सब्सिडी दी है। किसान द्वारा लगाए गए हर पेड़ पर लगभग 125 रुपए की सब्सिडी मिलती है। ये विकास से संबंधित है। 4 सालों के दौरान इसका भुगतान किया जाएगा। हर साल उसे पेड़ों की तस्वीर लेनी होती है और हमने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक एजेंसी की स्थापना की है, जिसके माध्यम से अगर वो तस्वीर पोस्ट करें तो पैसे सीधे उनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाते हैं। तो अब लाखों किसान पेड़ों पर आधारित खेती अपना रहे हैं। इसे फायदेमंद बनाना जरूरी है। गर्मियों में एक कवर फसल की जरूरत होती है, तो कवर फसल लगाने के लिए कुछ प्रोत्साहन देना होगा। जब किसान इसका फायदा देखेगा तो स्वाभाविक रूप से वो ऐसा करेगा। तो जैसे इसने कहा सबसे पहले मैं ही मारा जाऊंगा, तो ये ऐसा मत कहिए। ऐसा इसने कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा, इसने कहा। तो इसे क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति को व्यक्तिगत या अपने स्तर पर एक भारतीय नागरिक के तौर आपके पर सोशल मीडिया क्या का घर करना पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। बिल्कुल नहीं हुआ है। ये अपनी ही बातों में फंसा है। ये मीडिया से बातें ले नहीं रहा है, मीडिया में बातें फेंक रहा है, मीडिया में नहीं।
ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, आप लोग जारी रख सकते हैं। युवा लोग क्या कर सकते हैं सर? हाँ, देखिए, एक लोकतांत्रिक देश में हमें यह समझना चाहिए, हर कोई कह रहा है सदगुरु मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी कमर कस लेता हूँ, क्या मैं अपना बगीचा ठीक कर दूं? ये बहुत अच्छी बात है, आप अपना बगीचा ठीक कर लें, ये अद्भुत है, मैं इसकी सराहना करता हूँ, पर ये कोई समाधान नहीं है। ये आपकी संतुष्टि के लिए ठीक है। समाधान ये है कि खेती की भूमि में बदलाव आना चाहिए। आप किसान नहीं हैं, एक नागरिक क्या कर सकता है? एक लोकतांत्रिक देश में आपके हाथ में दो सबसे ताकतवर चीजें होती हैं, आपका वोट और आपकी आवाज। वोट 5 सालों में एक बार होता है, जो अब हो चुका है। अब आप बस आवाज उठा सकते हैं, और आज लोगों की एक पीढ़ी के रूप में हमारी आवाज इतनी बुलंद है जितनी किसी भी पीढ़ी की नहीं थी। 2021 की हमारी वीडियोस की पहुंच 2.2 बिलियन है। ये कब संभव था कि आध्यात्मिक बातचीत एक साल में 2.2 अरब लोगों तक पहुंचे, 2.2 अरब व्यूज इसे मिले? ऐसा कभी भी संभव नहीं था। कई महान लोग आए हैं, पर जब उन्होंने बात की तो मुश्किल से 10 लोगों ने सुना। तो ये पहली बार हुआ है कि हमारे पास पूरी दुनिया से बातचीत करने की तकनीक और साधन है, अगर हम चाहें तो। ऐसे समय में अगर हम दुनिया को नहीं बदलते और वो नहीं करते जो हम वाकई करना चाहते हैं, तो इससे यही पता चलता है कि हम उतनी परवाह नहीं करते। तो मैं बस यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं 65 साल का हूँ। 30,000 किलोमीटर की सवारी करना कोई मज़े की बात नहीं है, ये कोई जॉय राइड नहीं है। मैं सर्दियों में उत्तरी यूरोप में सवारी करूँगा, जहाँ सड़कें बर्फीली होंगी, बर्फीले सड़कें और दोपहिया वाहन, शायद आप इसका मतलब नहीं जानते। और फिर मैं अरब में प्रवेश करूँगा, जहाँ मई के महीने में तापमान 38 से 40 डिग्री होता है। फिर मैं सीधे भारतीय मानसून में प्रवेश करूँगा, और हाँ, शायद वहाँ एक युद्ध से भी गुजरूंगा। Probably a war out there. हाँ, तो आपने कहा कि मिट्टी रेत में बदल रही है, तो क्या हम रेगिस्तानों को मिट्टी में बदल सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल संभव है। देखिए, अगर आप रेत में ऑर्गेनिक सामग्री मिलाएं तो वो मिट्टी बन जाएगी। अगर आप मिट्टी से सभी ऑर्गेनिक पदार्थ निकाल दें तो वो रेत बन जाएगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि करीब 6,000 से 7,000 साल पहले राजस्थान एक बहुत ही हरा भरा जंगल था। इससे भी बेहतर उदाहरण लगभग 10,000 साल पहले का होगा। सऊदी अरब एक वर्षावन था। क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? कालाहारी रेगिस्तान एक वर्षावन था। देखिए आज क्या हो चुका है। आप एक काम करें, 2003 से आज तक आप सिर्फ अफ्रीकी नक्शा देखें, अफ्रीका का गूगल मैप देखें। आप बस देखें कि रेत कैसे बीच की जगह तक फैल रही है। Only in the middle there is green. Slowly, both south and north it's spreading like this. सिर्फ बीच में ही हरा भरा है। धीरे धीरे दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ से ये इस तरह फैल रहा है। मिट्टी का रेत बनना इस समय सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। तो हम रेत को मिट्टी बनने से रोकने वाली एजेंसी UNCCD के साथ भागीदार हैं, और ये समस्या ऐसी हो गई है कि चीजें डरावनी हो चुकी हैं। 2032 तक वो 1.2 से 1.3 अरब लोगों के पलायन की उम्मीद कर रहे हैं। जब लोग बिना प्लान बनाए अपना घर छोड़कर चले जाते हैं, तो जिस पीड़ा से वे गुजरते हैं उसे कोई और नहीं समझ सकता सिवाय उन्हीं लोगों के। खासकर महिलाओं और बच्चे, वो जिस दौर से गुजरते हैं, उनके साथ जो जुल्म होता है, रास्ते में जो शोषण होता है, वो अविश्वसनीय होता है। आपको इसे दक्षिणी यूरोप के कुछ हिस्सों में देखना होगा। ये बहुत ही भयानक है, और 1 अरब से अधिक लोग पलायन करेंगे। भारत में 2032 तक 22 करोड़ लोगों के शहरों की ओर पलायन करने की उम्मीद है। अगर ये संख्या 22 करोड़ है तो मुंबई में कम से कम 4 करोड़ लोग आएंगे। मैं शहर के आकार के हिसाब से आपका हिस्सा बता रहा हूँ। आपके शहर में 4 करोड़ लोग ज्यादा होंगे। अपने जीवन की कल्पना कीजिए। फिलहाल भी मुंबई के लोग जब वो सुबह बाहर निकलते हैं तो वो ऐसे ऐसे अपनी सुबह की सैर पर जाते हैं, क्योंकि लोग उनके घर के सामने हर जगह लेटे हुए हैं, है ना? बहुत सारे लोग जब वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलते हैं तो हर जगह लोग सो रहे होते हैं। आपको पैर रखने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। तो हम इसी दिशा में जा रहे हैं। देखिए, आत्महत्याएं हो रही हैं। पिछले 22 वर्षों में भारत में 3 लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है। लोग समझा रहे हैं, ओ उन्हें बैंक लेन देना था, ओ उसे ये था, उन्हें वो था। मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप एक किसान होते और आपकी मिट्टी समृद्ध होती और आप उस पर भोजन उगा सकते, भले ही आप अपने बिजनेस में सफल ना होते, अगर आप अपने परिवार के लिए भोजन उगा पाते, तो क्या आप आत्महत्या करते? मैं पूछ रहा हूँ, क्या कोई आदमी ऐसा करेगा? When it's become so hopeless,
he cannot provide even the basic things for his own family, that's when he kills जब himself. कितनी निराशा छा जाए कि वो अपने परिवार की बुनियादी चीजें ना दे पाए, तभी वो खुद को मारेगा। लोग ऐसे समझ रहे हैं जैसे कि ये सिर्फ एक आर्थिक समस्या है। हाँ, इसमें पैसा शामिल है, पर असली वजह मिट्टी है। भारत की 62% मिट्टी 0.5% से नीचे है। ये एक रेगिस्तान है। हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो अगले 10-15 सालों में एक रेगिस्तान बन जाएगा। आज के ऐसे तकनीकी विकास के समय में ऐसा कैसे हो गया कि इतनी स्पष्ट गंभीर समस्या को इतने लंबे समय तक नजरअंदाज कर दिया गया है? क्योंकि सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसी ने जमीन की तरफ नहीं देखा है। लोग मुझसे पूछते हैं, सदगुरु आप पर्यावरणविद कैसे बने? मुझे लगता है एक पर्यावरणविद होना मेरे लिए एक बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि ये विचार कि आप पर्यावरण या इकोलॉजी को मैनेज करेंगे, नहीं, आप खुद पर्यावरण हैं। आप इस धरती पर सिर्फ एक और कीड़ा हैं जो खुद को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। बस यही समस्या है। अगर आप उड़ पाते, अगर आप एक गर्म हवा के गुब्बारे पर बैठकर नीचे देखें तो मनुष्य कीड़े की तरह रेंगते हुए दिखेंगे, हाँ या ना? हम खुद को ज्यादा बड़ा मानकर बैठे हैं। असल में हम सिर्फ एक कीड़े हैं। बस थोड़े बड़े कीड़े हैं, थोड़े सक्षम कीड़े हैं, अधिक विषैले कीड़े हैं दुर्भाग्य से। तो मैं एक कीड़े की तरह हूँ। मैं इस धरती पर 6.5 दशक तक रहा हूँ। मुझे पता है कि जीवन कैसे चलता है। सब कहते हैं ओ हम भी रह रहे हैं। नहीं, आप धरती पर नहीं रह रहे। ज्यादातर लोग अपने सिर में रहते हैं। मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है तो मैं धरती पर रहता हूँ। तो आप आनुवांशिक या जेनेटिक रूप से बदली गई सब्जियों के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, इस समय पर जब हम मिट्टी की नीतियों पर जोर दे रहे हैं, तब मैं लोगों को ये नहीं बता रहा हूँ कि उन्हें कैसे खेती करनी चाहिए। वो जैविक खेती कर सकते हैं, वो अकार्बनिक सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, वो जेनेटिक चीज़ें उगा सकते हैं। मैं सिफारिश नहीं कर रहा हूँ। मैं एक किसान को ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि उसे कैसे करना चाहिए। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आइए अपने और आने वाली पीढ़ियों के लिए मिट्टी को जीवित रखें। आप कैसी खेती करते हैं, इसे मैं आप पर छोड़ता हूँ, क्योंकि शहरों में रहने वाले लोगों को खेती के बारे में कुछ नहीं जानते। वो सोचते हैं ये किसी तरह की फिलॉसफी है। खेती कोई फिलॉसफी या धर्म नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गतिविधि है जिसे काम करना होता है। अगर आपने खेत में काम किया है तो आपको पता है कि ये दिल तोड़ने वाला काम है, यह आसान नहीं है, खासकर अगर मिट्टी खराब हो तो उन्हें ये बताने का कोई मतलब नहीं है कि आप अकार्बनिक खेती करें या कुछ और करें। अगर मिट्टी समृद्ध है तो रसायनों और दूसरी चीजों का उपयोग स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगा। जैसे जैसे मिट्टी खराब होती जाती है, रसायन ज्यादा मिलाए जाते हैं, और समृद्ध होने पर कम। जैसे आप 1-2 गोलियां खाते हैं, वैसे ही मिट्टी में कुछ फेंका जाता है क्योंकि उसमें कुछ कमी है। पर जैसे जैसे मिट्टी समृद्ध होगी, इसकी जरूरत कम होती जाएगी। जब समाज काफी परिपक्व हो जाएगा और वो केवल जैविक भोजन मांगेंगे, तब आप ऐसा कर सकते हैं। Then you can do that. क्योंकि अभी बाजार उसके लिए परिपक्व नहीं है। मुट्ठी भर लोग ऑर्गेनिक भोजन की बात कर रहे हैं। यही बात है। पूरी आबादी ऑर्गेनिक भोजन के बारे में बात नहीं कर रही। मुट्ठी भर संपन्न लोग ऑर्गेनिक भोजन की बात कर रहे हैं। ऐसे में किसान 100% ऑर्गेनिक नहीं उगा सकता, पर मिट्टी में ऑर्गेनिक सामग्री बढ़ाने से स्वाभाविक रूप से सब कुछ उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। अभी संयुक्त राष्ट्र की कई एजेंसियां कह रही हैं कि साल 2030 तक जेनेटिक फसलें आ जाएंगी, क्योंकि उनके हिसाब से अगर हम इसे अभी नहीं पलटेंगे और वाकई भोजन की कमी होती है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड भोजन ही एकमात्र रास्ता है। पर उससे हमें लगभग 20 से 25 साल का समय मिल जाएगा। उसके बाद जब हमें चोट लगेगी तो हम उससे उबर नहीं पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम ऐसे समय में हैं जहां हमें कुछ करना ही होगा। नौजवानों को खेत में जाकर कुछ ठीक करने की जरूरत नहीं है, वो इस काम में अच्छे हैं। आवाज उठाने में? हाँ, आवाज उठाएं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि 100 दिन सब मिट्टी की बात करें। किसी भी बातचीत के अंत में यही कहें, मिट्टी बचाओ। आइए इसे संभव बनाएं। आप एक संदेश को समाप्त करना चाहते हैं, मिट्टी बचाओ लिखें। आई लव यू कहने के बजाय कहें मिट्टी बचाओ। दोनों एक ही बात है। आपको बता रहा हूँ, मिट्टी को बचाना अपने आसपास के जीवन से प्यार करने से अलग नहीं है। तो 100 दिन तक अगर सभी बोलेंगे तो हम उस संख्या को जोड़ देंगे। और हमने एक मिट्टी नीति लिखी है। मैं आइवरी कोस्ट में COP15 को संबोधित करने वाला हूँ, जहाँ 170 देश भाग ले रहे हैं। और अगर पर्याप्त लोग इस बारे में बात करेंगे तो हमें जरूर पॉजिटिव प्रतिक्रिया मिलेगी। तो दोस्तों, ये सदगुरु का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का तरीका है।
इसी बात पर नहीं, मुझे लाइक या पसंद करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मुझे नापसंद करते हैं तो वो ऐसा करना जारी रख सकते हैं। मैं बस यही कह रहा हूँ, आपको मेरा समर्थन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बस एक ठोस कार्यवाही की बात कर रहा हूँ। मैं अपना काम करूँगा, आप अपना काम करें, पर हम सब एक ही साथ करेंगे। कमाल है। सर, मैंने सुना है आप कुछ दिनों में जा रहे हैं 30,000 किलोमीटर लंबी यात्रा। इसके लिए आपको शुभकामनाएं। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़रूरी बात, मेरी और मेरी मम्मी के बीच 2 और महीने शांति बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी भर की शांति पाने की कोशिश करो। 2 महीने बहुत कम है। सर, हमसे जुड़ वो दूर की नहीं सोच रहे हैं। हाँ जीवन और उसके परे खुश और शांत कैसे रहा जाए। हाँ। मेरा एक सवाल है इन सब चीज़ों से अलग। हिंदू धर्म में मरने के बाद शरीर को जलाया क्यों जाता है, दफन क्यों नहीं किया जाता? क्या ये इसका कोई कारण है? कई कारण हैं, उनमें से कुछ आज भी मायने रखते हैं और कुछ शायद नहीं रखते। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब लोग मरते हैं, अगर लोग बुढ़ापे से मरते हैं, ये प्रथा थी, अब लोग उसे भूल गए हैं। अगर लोग बिल्कुल बुढ़ापे से मरे हैं तो उन्हें दफन किया जाता था, पर अगर वो पहले ही मर जाते थे तो उनका हमेशा अंतिम संस्कार किया जाता था, क्योंकि हम नहीं जानते कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। कोई भी उनके बैक्टीरिया या वायरस टेस्ट करने वाला नहीं होता था ताकि मृत्यु का पता लग सके। तो सबसे अच्छा होता था दाह संस्कार। एक दूसरा पहलू भी है, उसे 2 मिनट में कहना थोड़ा जटिल है। अगर कोई जीवन के कमजोर होने से मरा है और वो बुढ़ापे की वजह से शरीर से बाहर निकला है, तो शरीर के साथ कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शरीर इतना कमज़ोर है कि उसमें कुछ भी वापस नहीं आ सकता। पर मान लीजिए जवानी में ही किसी की मृत्यु या चोट लगने से, या यूँ कहें कि शरीर में किसी चीज़ के टूटने की वजह से ऐसा हुआ हो। देखिए, चोट से मेरा मतलब है बाहरी चोट, या आपका दिल टूट गया है, आपका लिवर टूट गया है, ये भी एक तरह की चोट है। जब ऐसा होता है तब आपका मुर्दा शरीर ऊर्जावान रहता है। इस वजह से ये कुछ खास तरह की ऊर्जाएं अपनी ओर खींचेगा। तो आप नहीं चाहते कि ऐसा हो। तो ऐसे कई पहलू हैं जो कुछ समय तक बिना किसी वजह से सक्रिय रहते हैं, जो ज़रूरी नहीं है। तो अगर आप दाह संस्कार करते हैं तो सब खत्म हो जाता है। देखिए, मैं परिवार के लिए भी कह रहा हूँ, इस देश में दाह संस्कार करने के बाद भी हम नहीं रुकते। हम राख लेकर उसे 3 अलग अलग नदियों या समुद्र में फेंक देते हैं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। किसी को भी ये ना पता चले कि व्यक्ति हमें प्रिय था, वो अब कहाँ है। नहीं, वो अब चला गया है। क्योंकि Because we want to treat life by its realities. हम जीवन की सच्चाइयों को देखना चाहते हैं। जब तक कोई यहाँ है, वो यहाँ है। आप उनके लिए सर्वश्रेष्ठ चीज़ें करते हैं। जब वो मर जाते हैं तो आपको उनसे अपने हाथ धो लेने चाहिए। यही संस्कृति का स्वभाव है। लोग जितने भी कर्मकांड कर रहे हैं, लोग उसे यादों से जुड़ा हुआ समझ रहे हैं। नहीं, वो दूरी बनाने से जुड़े हैं। ऋणानुबंध नाम की एक चीज़ होती है। आपके अपने शरीर में उन लोगों की छाप होती है जो आपको प्रिय रहे हैं। आप उनसे दूरी बनाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके जीवित होते हुए आपके अंदर मृत्यु विकसित हो जाएगी और आपको थका देगी। तो आपको दूरी बनाने की ज़रूरत है। इसी वजह से भी दाह संस्कार करना बहुत ही समझदारी की बात है, जब तक कि लोग एक विशेष तरीके से न मरे हों। उस तरह की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए काफ़ी जानकारी देनी पड़ेगी। पर आमतौर पर दाह संस्कार बेहतर होता है। पर्यावरण की बात करें तो हमें लगेगा मुर्दे को दफनाकर उस पर पेड़ लगाना बेहतर है, पर ज़रूरी नहीं है। हाँ, वो बेहतर है, पर राख भी अच्छी है। वो बहुत जल्दी पृथ्वी का हिस्सा बन जाती है। तो ये तो दाह संस्कार के तुरंत बाद की बात हुई, पर फिर अगले साल और हम हर साल वे अनुष्ठान करते हैं। देखिए, वो भी एक चीज़ है आभार, और दूसरी चीज़ है दूरी बनाना। इसे ऋणानुबंध की छाप कहा जाता है। आपको उससे दूरी बनानी होगी, वरना वो आपके जीवन में हमेशा एक बोझ बन जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जिनके परिवार में एक मौत होती है और उनका पूरा जीवन बदल जाता है। वो फिर कभी उससे उबर नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने सही चीज़ें नहीं की हैं। देखिए, ये महत्वपूर्ण है कि जो जीवन यहाँ है, इसे सबसे अच्छे रूप में जिया जाए, क्योंकि आप मृत्यु को नहीं बदल सकते, आप जीवन को बदल सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मृत्यु को स्वीकार करना बहुत ज़रूरी है। अपने नश्वर स्वभाव को स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि Important thing, because only when you come to terms with your mortal nature,
You're longing to know something beyond physical body. जब आप अपने नश्वर स्वभाव को स्वीकार करते हैं तो भौतिक शरीर से परे की चीजें जानने की लालसा आपके भीतर पैदा होगी। अगर आप भगवान के बारे में सोचेंगे तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि स्वर्ग मेटावर्स की तरह है। लोग ऐसी चीजें जानना चाहते हैं जहाँ सब कुछ ठीक हो, वहाँ कोई उन्हें परेशान नहीं करेगा। ये केवल काल्पनिक मेटा है, ये एक भटकाव है। इस संस्कृति में हमने जीवन और मृत्यु को स्पष्ट समझा है, और मृत्यु के हो जाने के बाद जब मृत्यु हो जाए तब हम उससे दूर हो जाना चाहते हैं। Don't उन्हें अपने पास रखने की कोशिश न करें। मुर्दों को मुर्दों के साथ छोड़ दें। कभी भी मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश न करें। हम उन्हें याद करते हैं, हम यादें संजोते हैं, पर हम उन्हें अपने अंदर किसी भी तरह जीवित नहीं रखते। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वरना आप उस जीवन या इस जीवन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जी धन्यवाद, यही तरीका है। अम्मी, हम सदगुरु को मिट्टी बचाने के लिए जाने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अरे नहीं, आपको क्या लगता है ये मेरी धरती है? ये आपकी नहीं है क्या? हम सदगुरु को धरती बचाने के लिए जाने देते हैं, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अब स्क्रीन को नीचे रखकर मिट्टी को देखना चाहता हूँ, इसलिए कृपया ऐसा बहुत करें। बहुत धन्यवाद सर। और यही वो समय है। अगर हम ये एक काम नहीं करेंगे तो हमें एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना पीढ़ी के रूप में याद किया जाएगा। इससे पहले कि मैं बहुत बूढ़ा हो जाऊं और किसी काम का न रहूं, मैं कोशिश करूंगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करें, ठीक है? नमस्कार। नमस्कार, बहुत सर। बहुत धन्यवाद।